हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य अंतर पढ़ा था और उसमें एक बात आई थी कि क्रिस्टलीय ठोसों के लिए शीतलन वक्र असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए अमorphous सॉलिड्स के लिए शीतलन वक्र कंटिन्यूस होता है, यानी लगातार होता है, सतत होता है। तो ऐसा क्यों? विशाल जोशी जी ने ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देने लायक है और पिछले वीडियो में मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत इससे कर रहा हूँ। सबसे पहले शीतलन होता क्या है? तो हम जानते हैं कि अवस्था ताप में परिवर्तन के द्वारा अवस्था परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर घटाकर। टेम्परेचर बढ़ाकर बढ़ाने पर ठोस अवस्था द्रवावस्था में बदलेगी और लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होगी। अपोजिट प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर डाउन करने पर, टेम्परेचर घटाने पर, ताप कम करने पर सबसे पहले गैसियस स्टेट जो होगी वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगी और लिक्विड स्टेट वापस सॉलिड स्टेट में चेंज होगी। तो ये जो अपोजिट प्रोसेस है टेम्परेचर बढ़ाने की, ताप ठंडा करने पर जो अवस्था परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शीतलन। शीतलन नाम से स्पष्ट है कि ताप को कम करना। लेकिन ताप को कम करना किस संदर्भ में? ताप को कम करना अवस्था परिवर्तन के संदर्भ में शीतलन कहलाता है। शीतलन से आप समझ गए होंगे। अब ये शीतलन वक्र क्या होता है? तो अवस्था परिवर्तन, जब ताप कम करके अवस्था परिवर्तन करते हैं उस समय और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो कहलाता है शीतलन वक्र। अब क्रिस्टलीय ठोसों के लिए और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए ये वक्र अलग अलग पाया जाता है। अगर हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो उसका ग्राफ हमको असतत मिलेगा, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, फेज चेंज होती है, चाहे वो गैस से लिक्विड हो या लिक्विड से सॉलिड हो, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये इसकी खासियत है। क्रिस्टलों का जब भी शीतलन करेंगे हम और उसमें अवस्था परिवर्तन होगा, एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलेगी, तो ताप नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। और जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो वो जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जो लगातार घट रहा था टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से वो समय तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वो ग्राफ टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब असतत हो जाएगा, बीच में हल्का सा यूँ ब्रेकिंग पीरियड आ जाएगा। तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। रही बात अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जब फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर भी साथ साथ में कम होता है और फेज भी चेंज होती है। तो ये दोनों में बहुत शानदार अंतर है, बहुत यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। दोनों ग्राफ आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के लिए। क्रिस्टलीय के लिए आपको असतत दिख रहा है, अक्रिस्टलीय के आपको बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ मिल रहा है। अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। हमने पहले देखा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसमें भी जो ट्रू सॉलिड्स हैं, वास्तविक ठोस हैं, वे हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ठोस पुनः चार प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? इनमें जो उपस्थित अणु हैं, कण हैं, चाहे वो अणु परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, कुछ भी हो, उनके मध्य में लगने वाला बल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर ये क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स, और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि ये कौन कौन से हैं, मोलिकुलर हैं, आयोनिक हैं। तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आणविक ठोस यानी मोलिकुलर ठोस। सीधी सी बात है, जैसा कि इनका नाम आणविक ठोस है तो इसका मतलब ये अणुओं से मिलकर के बने हैं। तो ये इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो मोलिक्यूल्स होते हैं, यानी अणु होते हैं, और ये मोलिक्यूल्स दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। आपने 11 में पढ़ा होगा कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से होते हैं। एक तो लंदन फोर्स, दूसरा है
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 प्रकार के फोर्स या आकर्षण बल कार्य करते हैं। जब यहाँ पर बंधन बल 3 प्रकार के लग रहे हैं तो आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होने चाहिए, है ना। तो आणविक ठोस इसी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय और ध्रुवीय किसको कहते हैं? इनको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। देखो पोलर और नॉन पोलर में क्या अंतर है? पोलर का मतलब जिनमें पोल होते हैं, पोल का मतलब समझते हैं ध्रुव, प्लस और माइनस जिनमें होता है वो कहलाते हैं पोलर। और अकेला प्लस और अकेला माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस तो होगा ही होगा। तो पोलर जो भी होंगे मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर म्यू द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपने 11 में पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 कब कब होता है वो देख लो, मॉलिक्यूल्स में कब कब हो सकता है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है इनमें, और द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने से प्लस माइनस नहीं है तो किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो जो नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि सबसे वीक होता है, जिसको बोलते हैं हम वांडरवाल आकर्षण बल या लंदन बल, वो इसमें लगता है ना। अब किस किस में लगता है अपन ने पढ़ा था, वांडरवाल्स बल किस में लगता है? इनर्ट गैसेज में लगता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन इसके एग्जाम्पल कौन कौन से और इनको हम कैसे पहचानेंगे। म्यू कब 0 हो सकता है? डाइपोल मोमेंट कब 0 हो सकता है? जब या तो वो किसी से, या तो कोई मॉलिक्यूल मतलब कोई एटम ऐसा हो जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता हो। ऐसे कौन है? 18वें वर्ग की इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें जनरली किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं करती, और बॉन्डिंग ही नहीं करती तो इनके अणु में एक ही परमाणु होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो लो टेम्परेचर पर उत्कृष्ट गैसें जो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सबके सॉलिड लिख रखा है ना। ब्रैकेट में सबके अपन ने सॉलिड लिख रखा है। यहाँ पर गलती से एस कैपिटल आ गया है, सारे एस नेगेटिव आएंगे सॉलिड का। तो निम्न ताप पर जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं, चूँकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 ही होगा। तो कौन कौन सी है? हीनी, अर्जकर, एक्सीरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीनी, अर्जकर, एक्सी, जीनॉन और रेडॉन। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु हैं, तो उसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो डाई एटॉमिक और एक पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक के अंदर, डाई एटॉमिक मतलब वे अणु जिनमें 2 परमाणु उपस्थित हो। तो 2 परमाणु वाले अणु जिनमें दोनों परमाणु समान हो, दोनों परमाणु समान हो, यानी एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि तत्व वे अणु हैं या वे परमाणु हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे कौन? डाई एटॉमिक में, है ना। तो H2, इसमें दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रहेगा। तो न तो किसी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और न नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन, N2, क्लोरीन क्लोरीन, Cl2, आयोडीन आयोडीन, I2, O2, ये जितने भी द्विपरमाणविक अणु हैं जिनमें दोनों परमाणु समान हैं, सम द्विपरमाणविक अणु कह सकते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए अध्रुवीय आणविक ठोस में आते हैं। तीसरी श्रेणी में इसमें वे पदार्थ आते हैं, वे यौगिक आते हैं जिनमें 2 से भी अधिक परमाणु होते हैं, लेकिन 2 से अधिक परमाणु होते हैं और 2 से अधिक द्विध्रुव होते हैं, लेकिन उन सभी द्विध्रुवों का, डाइपोल्स का वेक्टर एडिशन, सदिश योग 0 होता है। यानी उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 हो जाता है। अगर 1 या 2 जगह द्विध्रुव आघूर्ण लग भी रहा है, द्विध्रुव बन भी रहे हैं, तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चतुष्फल की संरचना है। तो कार्बन और क्लोरीन की विद्युतीयता में अंतर है, डाइपोल तो पैदा हुआ इसमें, है ना। द्विध्रुव तो उत्पन्न होगा और द्विध्रुव बनेगा जब, लेकिन उन 4 द्विध्रुव बनेंगे, CCl 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 CCl, 4 द्विध्रुव बनेंगे, लेकिन उन चारों द्विध्रुवों का सदिश योग 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष में इस प्रकार से विन्यासित हैं कि उनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण है
तो उनका द्विध्रुव आगुणों का योग भी शून्य होगा। सिमेट्रिकल शेप है, सममित आकृति है, और सिमेट्रिकल शेप में हमेशा द्विध्रुव आगुण 0 होता है। दूसरा है आपका CO2। ये सब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। जो ब्रैकेट में S लिखे मतलब सारे कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। CO2 शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, सॉरी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिए। शुष्क बर्फ से आप क्या समझते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना आपने देखी होगी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना, बीच में कार्बन और दोनों तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो रेखीय आकृति। तो एक द्विध्रुव तो राइट हैंड साइड में, एक द्विध्रुव लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, तो परिणामी द्विध्रुव आगुण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें द्विध्रुव तो है, लेकिन परिणामी इसका म्यू क्या हो जाएगा? म्यू टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए यह अध्रुवी में आएगा। जैसे CCl4 था, उसी प्रकार से मीथेन CH4 और C6H6 भी सिमेट्रिकल शेप है बेंजीन का, इसलिए इसके अंदर भी द्विध्रुव आगुण 0 होगा। अभिलाक्षणिक गुण, चूँकि इनमें अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है, लंदन बल, वान डेर वाल्स बल सब दुर्बल बल है, इसलिए इनका गलनांक कम होता है। ये विद्युत के अचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं रहते हैं फ्री, और मुलायम रहते हैं। इनका गलनांक ज़्यादा नहीं होता है, तो मुलायम रहते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस। अभी हम आणविक ठोस में चल रहे हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूल्स, अध्रुवीय में म्यू बराबर 0 था, यहाँ पर म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कुछ न कुछ म्यू का मान होगा, यानी कुछ न कुछ प्लस माइनस होगा, पोल बनेंगे और द्विध्रुव आगुणों का योग 0 नहीं होगा। तो वे सभी ठोस जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो और जिनका परिणामी द्विध्रुव आगुण 0 नहीं हो, 0 नहीं हो, वे इस श्रेणी में आते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? प्लस माइनस होगा, तो क्या बनेगा? द्विध्रुव बनेगा, डाइपोल बनेगा। तो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स इसमें पाया जाता है, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अध्रुवीय में पाए जाने वाले वान डेर वाल्स बल से थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक हैं वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की तुलना में ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिसक जाएंगे, खिसक जाने से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज हाइड्रोजन पर प्रोड्यूस होगा, तो इनके बीच में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा और द्विध्रुव आगुण होगा। इसी प्रकार से SO2 के अंदर CO2 में क्या था? CO2 अध्रुवीय है, लेकिन SO2 ध्रुवीय है। क्यों? क्योंकि CO2 की शेप जो थी वो लीनियर थी, रेखीय थी। रेखीय होने से दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के बराबर थे और विपरीत दिशा में थे, तो एक दूसरे के प्रभाव को वो नष्ट कर रहे थे। SO2 के अंदर कोणीय आकृति एंगुलर शेप है। एंगुलर शेप होने से इनके जो द्विध्रुव बन रहे हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये द्विध्रुव आगुणों की पूरी जानकारी, और इसके लिए आपको संकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। संकरण अगर आपको पता होगा तो आप शेप निकाल सकेंगे, शेप आपको पता होगा तो आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की दिशा कहाँ से होती है? माइनस से प्लस की तरफ, है ना, माइनस से प्लस की तरफ हमेशा इसकी दिशा होती है। प्लस से माइनस की तरफ, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, तीर का निशान होगा, लेफ्ट साइड में प्लस लिखते हैं अपन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार से H2S के अंदर भी H2O की तरह, जैसे H2O देखा था आपने, H2O के अंदर क्या होता है? कोणीय आकृति होती है, इसकी भी कोणीय आकृति होती है। CHCl3, अब CCl4 में तो चारों क्लोरीन थे, अब इसमें तो CH है, इसलिए यहाँ पर डाइपोल पैदा होगा, और डाइपोल होने के कारण कुछ न कुछ द्विध्रुव आगुण होगा, और डाइपोल मोमेंट जहाँ पर होगा वो ध्रुवीय श्रेणी में आएंगे। CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2, ये सारे इसमें आएंगे। किस में आएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस में आएंगे। तीसरा है इसमें हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस उन्हीं सहसंयोजक बंधों में बंध बनाने वाले यौगिकों में पाया जाता है जिनके अंदर हाइड्रोजन बंध होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं 11वीं के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल उनमें पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणी केवल 3 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं से जुड़ा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। FON, फोन याद रखिए आप कभी भी।
सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ये ऑर्डर होता है हमेशा। ये 3 ऑर्डर तो आप ध्यान रखिए, आगे का तो 11th में है आपका डिटेल में, लेकिन ये 3 आप ध्यान रखिए हमेशा। तो इनके हाइड्रोजन और इन अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य बनता है ये, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, इनके ऊपर नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो उन दोनों बलों से मजबूत होने के कारण, प्रबल होने के कारण इनका गलनांक भी अच्छा होता है। और सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मुलायम ठोस या वाष्पशील द्रव होते हैं। एग्जाम्पल है H2O, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, HF फ्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड कहेंगे इसको, हाइड्रोजन फ्लोराइड कहेंगे। तो ये सारे सॉलिड स्टेट की बात चल रही है। नॉर्मली HF लिक्विड में होता है, अमोनिया गैस स्टेट में होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, हमने ब्रैकेट में स्पेशल एस इसलिए लिख रखा है कि हम पूरा लेसन ही सॉलिड स्टेट का पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको अमोनिया गैस के रूप में नहीं लेना है, यहाँ पर अमोनिया सॉलिड स्टेट। तो आणविक ठोस आपको समझ में आ गया, 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण, आणविक ठोस में अणु थे, आयनिक ठोस में आयन है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और आयनिक ठोस में धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं, और इनके बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, हाई BP एंड हाई MP। सॉलिड स्टेट में विद्युत रोधी होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में ये विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं। विद्युत का चालन कब होगा? जब आयन्स फ्री होंगे, फ्री टू मूव होंगे, घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर प्लस और माइनस एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं, न तो माइनस जा सकता है न प्लस जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है कि ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होने के कारण आयन गमन हेतु स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में अगर इनको पिघला दिया जाए तो आयन फ्री टू मूव होंगे, और या इनका एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया जाए, जलीय विलयन ले लिया जाए, तो भी आयन स्वतंत्र हो जाएंगे। तो गलित अवस्था में और जलीय विलयन में ये विद्युत का चालन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो पूछे ही जाएंगे। आपको आयनिक ठोस का एग्जांपल दे रखा है, सोडियम क्लोराइड, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। ठोस अवस्था का ये एग्जांपल हमने देखा अभी। एग्जांपल इसका आयनिक ठोस का उदाहरण क्या है? आपके लैब में जितने भी मूलकों से बने हुए लवण हैं, सॉल्ट हैं, वो सारे इस श्रेणी में आते हैं। सारे के सारे अकार्बनिक लवण, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, सारे लेड एसीटेट, जितने भी सॉल्ट हैं आपके जो प्लस और माइनस से बनते हैं, वो सारे लगभग इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा, ये एक ऐसे क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं जिसे मूलानुपाती सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और गैस अवस्था में लाए जाने पर, हम अभी ठोस अवस्था बोल रहे हैं, अगर इसको गैस अवस्था में लाएं तो अपने मूल स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक ठोस है, अगर इसको हम गैस अवस्था में लाएं तो इसकी वाष्प से, NaCl की वाष्प से हमको NaOH और HCl यानी नए पदार्थ मिलेंगे, नए पदार्थ मिलेंगे, है ना। ये इनकी विशेषता है। तीसरे यहाँ पे आते हैं अपन, आणविक ठोस हो गया और आयनिक ठोस हो गया। तीसरा है धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। आवर्त सारणी में 80% से ऊपर सारे अपन देखते हैं, लेफ्ट साइड में सारी की सारी मेटल्स हैं, धातुएं। उपधातुएं कुछ हैं 6-7, और बाकी सब अधातुएं हैं यानी नॉन मेटल्स। यानी मेटल्स की संख्या ज़्यादा है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सारे है कि नहीं। कॉपर, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीन, ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो इस श्रेणी में आते हैं।
अब मेटल्स की, ये किससे बने होते हैं मेटल्स? मेटल्स एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायनों का संग्रह है। धनायन किसके? मेटल धनायन। धातु धनायनों का इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में संग्रह धात्विक ठोस है। आपको यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा होगा इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन। अब इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में बोल रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव है, आयंस फ्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और ये फ्री है, इसलिए ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं और गलित और अवस्था में और जलीय विलयन में भी विद्युत का चालन करते हैं। तो दोनों अवस्थाओं में ये विद्युत का चालन करते हैं। इसलिए तो सारी केबल्स वगैरह सॉलिड स्टेट में सारे वायर्स वगैरह मेटल्स के बनते हैं। तांबे के वायर बनते हैं, चांदी के वायर बनते हैं, है ना, कॉपर के बनते हैं। तो ये जितने भी हैं ये मेटल्स के क्यों बनते हैं? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। दूसरा, धातु की कुछ विशेषता होती है मेटल्स की। धातुएं तन्य होती हैं, इनको खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको तन्य कहा जाता है ना, डक्टाइल। दूसरा है आघात वर्धनीय होती है। आघात यानी इनके ऊपर वार, इनको पीट करके चद्दरें बनाई जा सकती है। इसके बाद इनके ऊपर एक स्पेशल शाइनिंग होती है, चमक होती है। धातु की विशेषता शाइनिंग होती है। सोडियम को भी आप काटोगे तो आपको चमकता हुआ उसकी सरफेस नज़र आएगी। तो इसके एग्जांपल जितने भी मेटल्स है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पीतल यानी ब्रास है ना, जिंक, रूबिडियम, टीन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और अंतिम आपका जो प्रकार है वो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस एक प्रकार का आणविक ठोस ही है, लेकिन आणविक ठोसों का आकार छोटा था, इनका आकार बहुत विशाल होता है। बस ये फ़र्क है इनके। है ये आणविक ठोस ही, लेकिन कैसा आणविक ठोस है? इनके ये विशाल आकार के अणु होते हैं, है ना। और इसके अंदर एक विशेषता और होती है कि ये ज़्यादातर नॉन मेटल से बनते हैं, अधातु परमाणु से बनते हैं। और सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है। दिशात्मक होने के कारण इनकी एक स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनकी संरचना होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। और निश्चित ज्यामिति वाले कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और SiO2 यानी क्वार्ट्ज। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत प्रबल सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण, आपस में गुथे होने के कारण हीरे की स्ट्रक्चर आप देखो, ये बहुत कठोर होते हैं। आपको पता होगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कांच को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों में भी प्रसिद्ध है कि हीरा ही हीरे को काट सकता है। तो ये बहुत कठोर होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। हालांकि ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन, अपवाद है। केमिस्ट्री अपवाद की सब्जेक्ट है और अपवाद ही पूछे जाते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस 99.9% विद्युत का चालन ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट करता है। अब ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो उसकी स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसमें sp2 संकरण होता है। वो अगर अपन देखते हैं कि ग्रेफाइट, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, इसमें प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है। ये आप 11 में पढ़ चुके होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। संकरण वाला संकरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। sp3 संकरण होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है और अंतरिक्ष में किस प्रकार से विन्यासित होता है कि उनके मध्य में न्यूनतम प्रतिकर्षण रहे और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बने। इस प्रकार की स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण हीरे के अंदर कार्बन के पास अंतिम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं और 4 बॉन्ड बना रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा नहीं, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है। और आपस में गुथे होने के कारण ये बहुत ही कठोर होगा और विशाल अणु का निर्माण करेगा। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण के अंदर क्या होता है? आपने पंखा देखा, sp2 बीच में कार्बन और बाकी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, यानी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसका। समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर या समतल त्रिभुजी भी कहते हैं इसको। समतल त्रिभुजी स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर होने के कारण ये परत का निर्माण करता है और अलग अलग परतों के बीच में आकर्षण बल होता है। एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है, इसलिए ग्रेफाइट चिकना होता है। और
इसके अंदर प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो कार्बन का चौथा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ये हीरे और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आप थोड़ी देख लीजिए आराम से, आपने पहले भी 10वीं में ही पढ़ी है और 11वीं में भी पढ़ी है। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो मैं गीता सार बता रहा हूँ, जो पूरा का पूरा, वो ये है कि इस टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दें और फिर दें कि ये किस प्रकार के ठोस हैं, इनको छांटिए, आप कैसे पहचानोगे। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आप लिस्ट से पहचान जाएंगे कौन कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। कैसे पहचानेंगे आप आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। मैंने आपको बताया था अध्रुवीय में कौन आते हैं, तो यहाँ लिस्ट बना रखी, इस लिस्ट से आप पूरा देख सकते हैं। पहले देखते हैं अपन अध्रुवीय में कैसे पहचानेंगे। एक तो सारी की सारी अक्रिय गैसें, ही, नी, अर्ज, कर, एक्स, ई, रन, एक तो वो आगे सब। फिर मैंने आपको बताया था कि डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो, या द्विपरमाणविक अणु जिनमें दोनों परमाणु एक ही प्रकार के हो, जैसे H2, I2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, ये सारे। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि वे अणु जिनमें एक से ज़्यादा परमाणु तो हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो, जैसे CO2 रेखीय संरचना, इधर म्यू, दोनों म्यू ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0 हो गया, म्यू बराबर म्यू टोटल 0। CH4 sp3 संरचना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सारे द्विध्रुव एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, सदिश योग 0 होगा। CCl4 भी उसी प्रकार का है, बेंजीन भी उसी प्रकार का है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। दूसरा है ध्रुवीय। ध्रुवीय के अंदर क्या होगा कि एक से ज़्यादा परमाणु होंगे लेकिन इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा, जैसे HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता में अंतर है। SO2 स्ट्रक्चर इसकी कोणीय है, इसलिए द्विध्रुव कुछ न कुछ होगा, द्विध्रुव आघूर्ण टोटल 0 नहीं होगा। H2S, जैसे H2O की कोणीय आकृति होती है वैसे ही H2S की भी कोणीय आकृति होगी और द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। CHCl3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित में मैंने आपको बताया FON से जुड़ने वाला हाइड्रोजन वाले अणु, तो H2O, HF, NH3 इसमें आते हैं। फिर हम देखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में मैंने आपको बताया जितने भी सॉल्ट हैं आपके, जिसमें प्लस और माइनस आते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपके और भी जितने भी मूलक बन सकते हैं असंख्य, ये सारे इस श्रेणी में आते हैं। धात्विक ठोस में आपको बिल्कुल पहचान में आ जाएगा, जो मेटल है आप पहचानते हो अच्छी तरह से, जिसने 11th में आवर्त सारणी अच्छी तरीके से पढ़ी उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। आयरन, कॉपर, पीतल, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रुबिडियम, टीन और भी बहुत कुछ। और अंतिम है आपका सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। कार्बन हीरा, कार्बन ग्रेफाइट, SiO2 यानी क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड। इससे बाहर आपके कोर्स में नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ नहीं आएगा, फिर तो हरी इच्छा है, लेकिन इसके बाहर आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको नोट करने हैं, 2 कॉपियाँ बनानी है आपको। एक नोट्स की कॉपी बनानी है, इसमें देख करके सारे नोट्स उतार लीजिए। दूसरी कॉपी बनानी है, मैं रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस में जो बोर्ड में आए हुए हैं वो भी आपको निशान लगा कर दे रखे हैं, और मुझे जो अच्छे लगे, जो अच्छे क्वेश्चंस मैंने मन से बना के भी लिखे हैं वो भी आप नोट कीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा। उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्न ठोसों को वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम और सल्फेट ये आयनिक ठोस होगा। टीन तो मेटल है, धातु है, इसलिए ये क्या होगा, धात्विक ठोस होगा। बेंजीन हमने देखा था आणविक ठोस है और अध्रुवीय है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, इसलिए ये अध्रुवीय आणविक ठोस है। यूरिया हाइड्रोजन आबंधित है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। अमोनिया भी हाइड्रोजन आबंधित है। जल है ध्रुवीय आणविक ठोस कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन आबंधित होगा। जिंक और सल्फाइड ZnS, तो ये कौन सा होगा, आयनिक ठोस होगा। ग्रेफाइट नेटवर्क ठोस है, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। रुबिडियम मेटल है, धातु है, धात्विक ठोस। ऑर्गन
आर्गन है आपके इनर्ट गैस, अक्री गैस, जो 18वें वर्ग में आती है और ये अध्रुवीय आणविक ठोस में आएगी। सिलिकॉन कार्बाइड ये सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में आएगा क्योंकि इसका विशाल अणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। मैंने आपको पहले बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। आयनिक ठोसों की गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में आयन गमन हेतु स्वतंत्र होते हैं, अतः ये विद्युत चालक होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसलिए ये गमन हेतु स्वतंत्र नहीं होते। ये रीज़न है मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक और अक्रिस्टलीय में कीजिए। टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड ये आणविक ठोस है, सिंपल सा। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम और फॉस्फेट ये आयनिक ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड अभी पढ़ा हमने, नेटवर्क ठोस है, सहसंयोजक ठोस है यानी। आयोडीन I2 अध्रुवीय आणविक ठोस है। फॉस्फोरस P4 ये भी आणविक ठोस है। प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक हमने देखा था अक्रिस्टलीय में, प्लास्टिक, रबर, कांच ये सारे किसमें, अक्रिस्टलीय में। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी किसमें आएगा, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में आएगा। पीतल, पीतल धातु है इसलिए धात्विक ठोस में आएगा। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम एंड ब्रोमाइड पॉजिटिव और नेगेटिव ये आयनिक ठोस में आएगा। रूबिडियम, रूबिडियम धातु का नाम है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जनरली अपन सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में लेते हैं क्योंकि ये भी विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। केवल मेटल्स, धात्विक ठोस, इनको खींच के लंबे तार बनाए जा सकते हैं, पीट कर चद्दरें बनाई जा सकती है, इसलिए धात्विक ठोस आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस ए अत्यधिक कठोर। अत्यधिक कठोर दो ही होते हैं, या तो आयनिक ठोस होते हैं या सहसंयोजक ठोस होते हैं। वो ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत होती है। आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में तो हैं लेकिन गलित अवस्था में नहीं, इसका मतलब आयनिक ठोस इसका आंसर नहीं है। तो बचा कौन, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये अस्तित्व अत्यंत ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक आ गई है। हाँ मतलब अधिक ताप पर पिघलता है, अधिक, ये अस्तित्व गलत छप गया यहाँ पर। तो हीरा ग्रेफाइट इसका आंसर है और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। निम्न में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। ये क्वेश्चन 12th बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठोस अमोनिया ध्रुवीय नहीं है, ये किस में आएगा, हाइड्रोजन आबंधित में आएगा, लेकिन ध्रुवीय भी आएगा। आप ध्यान रखिए, जितने भी हाइड्रोजन आबंधित है वे ध्रुवीय भी हैं, ये ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन आबंधित भी हैं तो वो ध्रुवीय में भी आएंगे। आयोडीन क्रिस्टल I2 होता है, यह अध्रुवीय है। ग्रेफाइट तो सहसंयोजक होता है। CCl4 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 0 हो रहा है म्यू बराबर, ये अध्रुवीय हो जाएगा। अगला प्रश्न, धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता और विभेद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता बताइए। तो समानता ये है कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों में अवयवी कण स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित होते हैं। अब मेटेलिक सॉलिड में, धात्विक ठोस में यह आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और धातु धनायन के बीच में लगता है और आयनिक ठोस में यह आकर्षण बल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में लगता है। अंतर क्या है दोनों में कि आयनिक ठोस तो केवल गलित या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते, और धात्विक ठोस तो ठोस अवस्था में भी करते हैं और गलित अवस्था में भी करते हैं। ये इसका मुख्य अंतर है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर क्यों होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम वाइज आपको बता रखा है। आप देखिए, पहले आयनिक ठोस में प्लस और माइनस कैसे एक दूसरे के साथ में वो थे। इन्होंने यहाँ पर भी स्ट्रक्चर गलत दे रखा है, इन्होंने स्ट्रक्चर गलत दे रखा है। प्लस के नीचे माइनस आना चाहिए, माइनस के नीचे प्लस आना चाहिए, स्ट्रक्चर ही गलत है। खैर देखिए आप, ये ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यू आना चाहिए, नीचे माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं आपको अगले वीडियो में इसको और डायग्राम को सही बना करके बता दूंगा कागज़ पर। ये डायग्राम गलत है, इसका ध्यान दीजिएगा। सीधी सी बात है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के पास माइनस ही रहेगा और माइनस के पास प्लस ही रहेगा। आयनिक ठोस इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं।
है ना। अब इनके बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल लगता है, इसलिए कठोर होते हैं। सीधी सी बात है, जितना आकर्षण ज़्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा लगेगी। ये तो हो गया कठोरता का कारण। अब भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है कि बल, अधिक बल लगाने पर एकदम बिखर जाना, है कि नहीं। तो बिखरते कब हैं कि अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा बल लगाएंगे तो प्लस प्लस या माइनस माइनस समान आवेश एकदम पास में आ जाएंगे, और समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ही एकदम से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, टूटती नहीं है, टूटती है तो बिल्कुल बिखर जाती है। इसको बोलते हैं भंगुरता। तो ये डायग्राम आप थोड़ा सा इसमें सुधार में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ये डायग्राम गलत है, कृपया इसे नोट मत करें, मैं अगले वीडियो में इसको स्पष्ट कर दूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे जो ठीक लगते थे मैंने आंसर सहित बता रखे, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो आप इसमें से नोट कर लें और इसी से प्रैक्टिस करें अपने बोर्ड परीक्षा की। ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, उपस्थित आयनिक ठोस गलित अवस्था में, ये भी मैंने करा दिया। निम्न ठोसों का वर्गीकरण, ये अपन ने अभी कर लिया। ये किस प्रकार के ठोस आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं, ये भी अपन ने कर लिया। ठोस ए अत्यधिक, ये भी हो गया। निम्न में से कौन से, ये RBSc 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉपर ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन दर्शाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलीन में ही करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर धात्विक चालक है, धात्विक ठोस है, और कॉपर क्लोराइड आयनिक ठोस है, और दोनों के बीच में अंतर मैंने आपको ऊपर बता रखा है। नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन। धात्विक और आयनिक क्रिस्टल में समानता और विभेद का आधार अपन ने ऊपर देख लिया। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, ऊपर पढ़ लिया। निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है? अध्रुवीय आणविक ठोस है, H2 निम्न ताप पर। ऐसे सहसंयोजक ठोस का नाम लिखिए जो नर्म व विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट। धात्विक ठोसों के रंग व चमक का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवागमन, इधर से उधर, उनका जो उनकी गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण ही धात्विक ठोस चमकी के मतलब उनकी चमक पाई जाती है उनके अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड, टीन और बर्फ को बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कैल्शियम और ऑक्साइड आयनिक ठोस, टीन मेटल है, मेटालिक ठोस यानी धात्विक ठोस, और बर्फ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर, तो बर्फ क्या आएगा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गलनांक बिल्कुल शार्प होगा तो वो क्या होगा? क्रिस्टलीय, और शार्प नहीं होगा तो क्या होगा? अक्रिस्टलीय। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, इथाइल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मीथेन के गलनांक एकत्र करें। इनके मध्य अंतर आणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस पर विचार कीजिएगा, इसका आंसर अपन बाद में देंगे। देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वाला, एग्ज़ाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो पुटअप कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के, आपके सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। आने वाले वीडियो में हम एक भी प्रश्न जो आपको दे रखे हैं वो आप चूकिए नहीं कृपया। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है लेकिन ईजी है। केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत ये है कि आपने अगर 12th तक केमिस्ट्री अगर अच्छी पढ़ ली तो आगे भी यही है। बाकी सभी सब्जेक्ट धोखा देंगी। फिजिक्स जो आपको अभी दिख रही है वो बाद में वो नहीं है, बिल्कुल बदल जाएगी। गणित बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री का जो बेस है, जो मूल है, जो आधार है, वो यही रहेगा जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, इसीलिए आप अपने बेस को मजबूत कीजिए। एक भी क्वेश्चन को चूकिएगा मत, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ये तय है। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।